हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई नो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो वी आर मीटिंग ऑन एनसीईआरटी पॉडकास्ट. इट इज़ एन अकेडमी इनिशिएटिव और आज हम करेंगे एनसीईआरटी पार्ट 1 फिजिक्स की सारे लॉज. सर आइजैक न्यूटन का नाम लिए बिना तो फिजिक्स का कोई भी पार्ट स्टार्ट हो ही नहीं सकता. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो 3 लॉज जो बहुत अहम है न्यूटोनियन फिजिक्स में. द वेरी फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज. इसका मतलब है अगर हम किसी भी बॉडी को बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो जैसे है वैसे ही रहेगी. अगर बॉडी रेस्ट पर है, स्टेशनरी है, रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी. और अगर कोई बॉडी मूविंग है किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ तो उसी वेलोसिटी के साथ वो मूव करती रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स आकर उसको चेंज नहीं कर देता. जैसे टेबल पर रखी हुई बॉटल वही की वही रहती है और स्पेस में मूविंग एस्टेरॉइड्स जैसे हैं वैसे ही अपनी स्ट्रेट वेलोसिटी में चलते रहते हैं जब तक कोई प्लैनेट उनको खींच नहीं लेता. चलो देखते हैं दूसरा लॉ क्या कहता है. सेकेंड लॉ सेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied force and it takes place in the direction in which force acts. मतलब जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जिसे हम फोर्स कहते हैं जब तक ज़ीरो है, बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होता. इन शॉर्ट, बॉडी का मोमेंटम चेंज करने के लिए हमें बाहर से किसी भी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है. अगर हमें ये चेंज करना है तो बाहर से हमें फोर्स लगाना पड़ेगा. लेट्स गो अहेड टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. मतलब किसी भी फोर्स का एक दूसरा रिएक्शन फोर्स होता है. जैसे अगर बॉल दीवार से जाकर टकरा जाती है तो बॉल ने दीवार के ऊपर कुछ फोर्स लगाया, उसी के एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दीवार ने भी बॉल के ऊपर लगाया होगा. ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट, पर ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते क्योंकि ये दो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं. अगर ये सेम बॉडी पर एक्ट करते तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते थे, बट एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. सो डिस्पाइट ऑफ बीइंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर. चलो आगे बात करते हैं गैलीलियो's odd number law की. If a body is falling from rest and पहले t सेकेंड के इंटरवल में अगर बॉडी x डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो दूसरे t सेकेंड इंटरवल में वो 3x ट्रैवल करेगी. फिर से जो नेक्स्ट t सेकेंड इंटरवल होगा तब 5x ट्रैवल करेगी और नेक्स्ट t सेकेंड इंटरवल में 7x ट्रैवल करेगी. तो शुरुआत से लेकर आगे चल रहे t सेकेंड के लिए डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी विल बी इन ऑड रेशियो 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन. चलो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं. मान लो कि एयर है ही नहीं और एक गेंद को, एक बॉल को we have released from certain height. It falls for distance 5 meter in first second, that is g by 2.
In second it will travel 15 meter. In third second it will travel 25 meter. In fourth second it will travel 35 meter and so on. इसे कहते हैं गैलीलियोस ऑड नंबर लॉ। आगे बात करते हैं 4 फंडामेंटल लॉज जो यूनिवर्स में हर जगह सेम ही रहेंगे, कहीं भी लेके जाओ। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत बचपन से सुनते आए हैं हम इसे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another form. दुनिया में जितनी भी एनर्जी है वो हमेशा से उतनी ही है। ना उसमें एनर्जी बढ़ा सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं। सो एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम जैसे कि अपना यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसी के जैसा एक दूसरा लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसका भी मतलब वही है, दुनिया में हमेशा से जितना चार्ज रहा है उतना ही आगे भी हमेशा रहेगा। द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट आर सिंपली ट्रांसफर्ड from one body to another body. अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर किसी बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। The next law is law of conservation of linear momentum. As we said, the linear momentum of the system remains unchanged in the absence of external force. और इसी के इनलाइन है law of conservation of angular momentum. लीनियर की जगह पर सिर्फ एंगुलर आ जाएगा और जो बॉडी लीनियरली मूव कर रही थी अब वो रोटेटिंग बॉडी हो जाएगी। वहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए था, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा। सो जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम। अभी तक हमने जितने भी लॉज देखे हैं ये सारे लॉज हमें यूज़फुल है डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। मैकेनिक्स में इनके बिना कोई न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं। केपलर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ 3 लॉज बनाए थे। चलो उन 3 लॉज को देखते हैं। सबसे पहला लॉ कहता है ऑल प्लैनेट्स revolve around the sun in an elliptical orbit, having the sun at one of the foci. इसका मतलब है हमारे जैसे अर्थ हो गया, ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। और सन सेंटर में नहीं है, कहाँ है? एट द फोकस। हमें पता है एलिप्स में देयर आर 2 फोकस जिसको हम कहते हैं फोकाई, प्लूरल में हम इसको कहेंगे फोकाई। तो दोनों में से कहीं एक जगह मान लो सन सिचुएटेड है। सेकेंड लॉ इसी के कंटिन्यूएशन में कहता है अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब है अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सन से मान लो अर्थ तक आ जाती है, किसी भी प्लैनेट की बात कर सकते हैं हम, ये जो लाइन है वो कुछ एरिया स्वीप आउट करेगी, इक्वल टाइम इंटरवल
इंटरवल में जो एरिया स्वीप आउट हो रहा है वो इक्वल रहेगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि प्लैनेट के पोजीशन वेक्टर की एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल एरिया स्वीप्ड आउट। तीसरे लॉ की बात करें तो उसमें भी न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व्ड है। तीसरा लॉ कहता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑन द प्लैनेट। इसका मतलब है अगर अर्थ घूम रही है सन के अराउंड तो जो टाइम पीरियड है अर्थ का हम उसे मान लेते हैं t। तो ये जो t का स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। अब ये सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है? इलिप्स का जो लंबा एक्सिस होता है उसको अगर हम हाफ कर देंगे तो उसे हम कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस। सो इन शॉर्ट t square is directly proportional to a cube where t is time period and a is semi-major axis। केपलर्स के इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करके सर आइजैक न्यूटन ने एक बड़ा लॉ बनाया जिसे हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से। वैसे सरप्राइजिंगली ये भी एक लॉकडाउन का इन्वेंशन था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है एनी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एनी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद द फोर्स which is varying directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इसका मतलब है दोनों masses को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका प्रोडक्ट उनके बीच के फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। एंड जो डिस्टेंस बिटवीन है इसे हम अगर r कहते हैं तो फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्हीं स्टेटमेंट को जोड़कर हम एक इक्वेशन लिखते हैं F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और इसी के साथ हमारे 11th के पार्ट 1 NCERT के सारे लॉज खत्म हो गए। आज हमने काफ़ी बार सर आइजैक न्यूटन की बात कही। चलो इन्हीं का एक कोट सुन लेते हैं। वी बिल्ड टू मेनी वॉल्स एंड नॉट इनफ ब्रिजेस। इसका मतलब है हम लोगों को काफ़ी बार हेल्प करने के बजाय हमारे बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं। इसके बजाय हमें एक्चुअली लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हमें अपने पास जो नॉलेज है वो लोगों में बांटना चाहिए। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नए चैप्टर्स, नए लॉज, पार्ट 2 क्लास 11। See you there. Bye bye.